नमस्कार साथियों, ये मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के किसानों की ये खेती है। यहाँ पर अभी रबी की फसल को काटा जा रहा है। यहाँ पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी आपने देखा जस्ट चुनाव से पहले पंजाब हरियाणा के किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। दिल्ली जाने के लिए वो निकले हुए थे अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उनको भारत सरकार के द्वारा बैरिकेड लगा करके जगह जगहों पर रोक लिए गए थे। तो एक सवाल बार बार सबके मन में उठ रहा था कि आखिरकार ये जो किसान आंदोलन होते हैं उनमें पंजाब और हरियाणा के ही किसान क्यों शामिल होते हैं, ये सवाल उठता है। तो इसका यहाँ पर आप ज़मीनी जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ कारण मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कि आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के किसानों की ये खेती है। यहाँ पर रबी के फसलों को काटा जा रहा है और इधर आजू बाजू में अभी और भी फसलें लगी हुई है। धान की फसलों को भी लगाया गया है और अभी गेहूं की फसलें, चना मसूर की फसलों को यहाँ पर काटा जा रहा है, रबी की फसलों को काटा जा रहा है। तो जैसे अभी आपने देखा किसान आंदोलन की जो मुख्य मांगे थी उसमें से उनकी मुख्य मांग थी कि जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी एमएसपी को एक लीगल गारंटी दे, ऐसा करके भारत सरकार। तो अभी आप देखेंगे तो भारत सरकार के द्वारा 22 फसलों पर एमएसपी प्रदान किया जाता है। एमएसपी क्या है ये आप बेहतरीन तरीके से समझते होंगे, ये मैं समझ करके यहाँ पर चल रहा हूँ। तो 22 फसलों में एमएसपी मिलता है और इन एमएसपी के अंतर्गत आप देखेंगे तो सर्वाधिक फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही मिलता है। यानी कि सिंपल सी बात है, बड़े बड़े खेतीहर जो किसान हैं वो पंजाब हरियाणा के हैं। और जैसे ही आपने देखा होगा हरित क्रांति जैसे क्रांति जब भारत में आए थे और जब उत्पादन बढ़ा था फसलों का, धान का, गेहूं का, तो उससे सर्वाधिक फायदा पंजाब और हरियाणा के ही किसानों का हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि हरित क्रांति का प्राथमिक तौर पर, प्रायोगिक तौर पर जो जमीन स्तर पर उपयोग में लाया गया था वो पंजाब हरियाणा के किसानों के पास ही लाया गया था। उनके खेतों में ही प्रैक्टिकली रूप से इसका प्रयोग किया गया था। तो उसका जो फायदा है पंजाब हरियाणा के किसानों को मिलता रहा और उनके पास खेती बहुत ज़्यादा होती है, अनाज का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो जब वो एमएसपी पर अपना अनाज बेचते हैं तो उनको ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए एमएसपी की मांग के लिए सर्वाधिक रूप से धरना प्रदर्शन और आंदोलन पंजाब और हरियाणा के किसान करते हैं। बाकी राज्यों के किसानों की किसानी आप देखेंगे तो इनके पास उतना बड़ा खेत नहीं है। मतलब कि लगभग कोई किसान, छोटा सा किसान है जिसके पास 5 एकड़ की किसानी है, 2 हेक्टेयर, 2.5 हेक्टेयर की किसानी है, किसी के पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 हेक्टेयर की किसानी है। यानी कि छोटे छोटे किसान हैं यहाँ पर। और 22 जो फसलें हैं जिन पर एमएसपी मिलता है उन सारे फसलों का उत्पादन ये नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सर्वाधिक गेहूँ और धान की फसलों का ही उत्पादन करते हैं। तो धान गेहूँ के फसलों में इनको एमएसपी मिल जाता है, लेकिन सभी किसान जो है अपना फसल एमएसपी पर नहीं बेचते हैं। इस वजह से इनको उतना एमएसपी का ज्ञान नहीं है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, या एमएसपी का लाभ इनको डायरेक्ट रूप से नहीं मिल पाता है। इसलिए ये उतना मतलब किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए नजर नहीं आते हैं। इसीलिए एक कारण ये तो है कि किसान इधर के जो हैं वो छोटे किसान हैं, खेतीहर मजदूर किसान हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, और सभी फसलों पर एमएसपी का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए एमएसपी की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उतने सजग नहीं हैं। ऐसा भी आप यहाँ पर देखते हैं जब जमीनी स्तर पर आप यहाँ के किसानों को देखेंगे किसानी करते हुए। तो दूसरी बात, दूसरा कारण ये भी है कि पंजाब और हरियाणा में आप देखेंगे, पंजाब मुख्यतः ऐसा राज्य है जहाँ पर सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लड़ाकू कम्युनिटी के लोग हैं। और आज़ादी, देश की आज़ादी में भी इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। लड़ाकू कम्युनिटी है, एकदम से संगठित हो जाते हैं और सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक साथ जो है सड़क पर उतर जाते हैं। इनका संगठन मजबूत रूप से काम करता है। पंजाब हरियाणा के किसानों का संगठन मजबूत रूप से काम करता है, इसलिए भी वो धरना प्रदर्शन और आंदोलन को लंबे समय तक जीवित रख पाते हैं। दूसरे राज्यों में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, तो यहाँ के किसानों का जो संगठन है उतना बेहतरीन काम नहीं करता है। मतलब यहाँ के किसान उतने संगठित नहीं है। इस वजह से भी ये आंदोलन में एकदम से एकजुट नहीं हो पाते हैं। ये भी एक मुख्य कारण निकल करके सामने आता है। तो ये चीज़ें हैं। और अभी किसान आंदोलन आपने देखा किस प्रकार से हुआ, उसको किस प्रकार से रोकने की कोशिश भी की गई। कुछ लोगों के द्वारा उसे खालिस्तानी प्रायोजित आंदोलन भी बताया गया। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि किसान आंदोलन में हर कोई किसान खालिस्तानी नहीं था, हर कोई किसान आतंकवादी नहीं था, हर कोई किसान आंदोलनजीवी नहीं था। वो उनकी जो मांगे थी उन मांगों के आधार पर वो आंदोलन कर रहे थे। और उनकी क्या मांगी थी? एमएसपी को एक लीगल गारंटी दे दिया जाए और मनरेगा जैसे कामों को खेती के साथ जोड़ दिया जाए और मनरेगा के मजदूरों को
किसानों के खेतों में भेजा जाए, ये उनकी मांगे थी। और भी कुछ मांगे थी, जैसे कि पुराने किसान आंदोलन के समय जो किसानों की मौत हो गई थी, जिनके जिम्मेदार लोग हैं उनको अभी तक सज़ा नहीं दी गई है, तो उनको सज़ा दिया जाए, ऐसा भी उन्होंने मांग रखा था। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से मैंने ये चीज़ें आपको दिखाई हैं। और भी आप अपने स्तर पर इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इधर अन्य राज्यों के किसानों के साथ मिलकर के आप बातें करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, पूछेंगे कि वो क्यों किसान आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं, तो आपको वास्तविकताएं समझ में आने लगेंगी। जैसे कि अभी मैंने ये चीज़ें बताई है, तो यही मुख्य चीज़ें हैं कि इधर और बाकी राज्यों के किसान पंजाब हरियाणा के किसानों के आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन उतने प्रत्यक्ष तौर पे शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि उतना फ़ायदा इनको एमएसपी का नहीं मिल पाता है। और जैसे कि कर्जा वर्जा माफ, इसको लेकर के भी वो एकदम से संगठित नहीं हो पाते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। तो इसको लेकर के भी आप और अपने ज़मीनी स्तर पर किसानों के साथ जुड़ करके उनके बारे में पूछ करके उनसे मिल करके आप अपना अनुमान निकाल सकते हैं। ना कि किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार अगर उनको रोक रही है बैरिकेड लगा करके, कांटे लगा करके, तो आप उनको एकदम से आंदोलनजीवी ना कहें, उनको खालिस्तानी आतंकवादी ना कहें, क्योंकि देश का हर कोई किसान खालिस्तानी नहीं होता है, हर कोई आतंकवादी और हर कोई आंदोलनजीवी नहीं होता है। इसको समझना होगा। और जिस प्रकार से किसानों को बदनाम करने की साजिश रची गई थी किसान आंदोलन के समय, तो उससे आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि किसानों की जो मांगे थी वो जायज़ मांगे थी, वो लीगल मांग रख रहे थे सरकार के सामने। तो उन मांगों को सरकार को सुनना चाहिए था, और अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही थी और उनको आंदोलनजीवी बता रही थी, खालिस्तानी बता रही थी, तो उनका एक लिस्ट जारी कर दिया जाना चाहिए था कि कौन खालिस्तानी था, कौन आतंकवादी था, कौन आंदोलनजीवी था। लेकिन सरकार अप्रत्यक्ष रूप से जो है उनके ऊपर लांछन लगाती थी, जो कि गलत बात है। तो इन चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।